चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर ये जो आज हमने बेसिकली ट्रेड लाइक अ कैसीनो का यहाँ पे एक वेबिनार आप लोगों के लिए लाया है यहाँ पर। तो ट्रेड लाइक अ कैसीनो में इसको अच्छे से देखिए, इसमें अपन काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में ये वेबिनार है, थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा के आसपास का होगा और इसको आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो आगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छा और सक्सेसफुल बनाने में और कंफर्टेबल बनाने में, पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगी, प्लस आपके प्रॉफिट्स को भी बढ़ाने में मदद करेंगी। तो जिनको पता है उनको पता है, हम हमेशा अपने जो एनालिसिस करते हैं उसमें आई होप आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपन यहाँ से। ट्रेड लाइक अ कैसीनो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज अ कैसीनो। आपको वर्ड का मतलब तो सबको पता होगा ही कि इसका क्या मतलब होता है। कैसीनो में बेसिकली क्या होता है कि भाई हम एक बेट लगाते हैं, बेट होती है एक साइड, हमें या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे, इस तरह से हमारे ये बेट होती है। तो कैसीनो के बारे में एक बात कही जाती है, द कैसीनो ऑलवेज विंस। कैसीनो ऑलवेज विंस क्यों कहा जाता है ये कैसीनो ऑलवेज विंस? क्योंकि उनके पास में कहते हैं एज होता है, एज होता है जो कि उनको हमेशा जितवाता है। अगर अपन इसको और अच्छे से समझना चाहें तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कैसीनो के पास में हमेशा एक अपने लिए वो मेजोरिटी जो फैक्टर्स होते हैं उनको अपने पक्ष में रखता है और माइनॉरिटी फैक्टर्स वो प्लेयर्स को देता है। इस तरीके से कैसीनो हमेशा जीतता है, ये कहते हैं। अब इसमें क्या है, हमें मार्केट में क्या करना है, हमें मार्केट में ये समझना है कि हम अपने पक्ष में सारे के सारे ट्रेड्स नहीं भी तो कम से कम मेजॉरिटी चीजें अपने पक्ष में कैसे लाएं, इसको हमें आज सीखना है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज आपके लिए बहुत अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है जिसको कि आप सीखेंगे तो इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर होगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले ये समझ लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बड़ा बेसिक मतलब होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट कर रखा है उसके मुकाबले क्या आपको जो रिटर्न आ रहा है वो कितना है। लेट से आपने 100 या 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या आपका रिवॉर्ड जो है वो 2000 का है, जिसको अपन कहेंगे 1:2। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है 1:2 रेशियो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। इन जनरल ये ऐसा है कि ये अपने माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमेशा हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इतना रहे कि अगर कोई मान लीजिए गड़बड़ होती भी है तो हमें बहुत ज्यादा लॉस भी ना हो, और जब हमें प्रॉफिट हो तो वो आगे आने वाले लॉसेस की भी पूर्ति करने के लायक हो। प्लस हमें एक ऐसा ना हो कि एक बार लॉस हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ, एक बार लॉस हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ, तो फाइनली 10 ट्रेड के बाद देख रहे हैं तो ओवरऑल हम या तो ब्रेक इवन में है या फिर हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। रिस्क और रेशियो हमेशा अपने को ऐसा बनाना है जिसमें कि चाहे मेजोरिटी लॉसेज भी हो तो भी हम निकल सकें। तो हमेशा जो रिस्क और रेशियो कहा जाता है वो होना चाहिए 1:3 का। 1:3 मिनिमम होना चाहिए आपका। इसको कैसे अचीव करना है इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। 1:3 आपका टारगेटेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। तो जैसे अगर 1000 रुपीज का आपने एसएल लगा रखा है कि 1000 रुपीज से ज्यादा का एसएल नहीं लेंगे, तो आपका जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो कम से कम 3000 रुपीज का होना चाहिए उस तरह के ट्रेड पर। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमको और कई कॉन्सेप्ट्स को आगे समझना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है, इस तरीके से कैसे बनाया जाता है कि हमें प्रॉफिट्स होए तो 3000 के आसपास के हो या एटलीस्ट 1:3 के रेशियो में हो। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और समझना है जिसको अपन विन लॉस रेशियो भी कहते हैं। विन लॉस रेशियो ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसको भी साथ ही साथ में समझ लेते हैं ताकि अपने को इस पे वापस ना आना पड़े, अपन लगे हाथ समझ लेते हैं इसको। विन लॉस रेशियो, विन लॉस रेशियो का मतलब होता है कितने ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, और कितने ट्रेड्स हमारे लिए लॉस वाले रहे, लॉस रैंकिंग ट्रेड्स। ये जो चीज है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो ना तो ट्रेड डायरी होती है उनकी उनकी जो ट्रेड डायरी, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, आजकल ट्रेड डायरी सब सॉफ्टवेयर के अंदर आने लग गए।
पहले जब सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आते थे तब उनको पूरा मैन्युअली लिखना पड़ता था। इस चीज से बचने के लिए हमने क्या है, इस चीज को समझा कि भाई अपनी खुद की एक ट्रेड डायरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेड डायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेड बुक कह सकते हैं आप उसको, ट्रेड बुक कह लीजिए, ट्रेड डायरी कह लीजिए, जो भी आपको ट्रेड बुक, ट्रेड रिकॉर्ड जो कहना है उसको आपको रखना ही रखना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इसलिए हमें याद है। तो कोई ट्रेड बुक बोलते हैं, कोई ट्रेड रिकॉर्ड बोलते हैं। ये रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये आज से ही आप शुरू कर दीजिए कि आपने जो ट्रेड लगाया, आपने, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तब तो जरूर कीजिए। बाकी इंट्राडे, हमारे यहाँ इंट्राडे हम नहीं करने का सजेशन देते। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तब तो 110% आपको रखना ही रखना है। अब इसमें क्या है, एक चीज और जो हमारे यहाँ समझने जैसी है वो ये है कि अपने को ये देख लेना है कि अगर हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कम है और लॉस मेकिंग ट्रेड ज्यादा है तो हमारे को ट्रेड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, किधर गड़बड़ हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेड एनालिसिस का मतलब होता है कि क्या हमारी एसएल हमने ज्यादा लगा लिया था, क्या हमारा जो है टारगेट हिट होने के पहले ही ट्रेड जो है वो बेसिकली स्टॉक की प्राइसेस वापस आ गई अपने पुराने लेवल्स पे, या एसएल हिट हो गया। जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको ट्रेड एनालिसिस करना आना चाहिए। ट्रेड एनालिसिस, और एक चीज और ध्यान रखना है अपने को, जस्ट बिकॉज कोई ट्रेड लॉस मेकिंग है का मतलब ये नहीं है कि आप उसी को बैठकर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसमें बहुत ज्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट होता है। उसका पीछे मेन रीजन होता है पोजीशन साइजिंग की गड़बड़ी। पोजीशन साइजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेना है कि भाई जो आपका ओवरऑल ट्रेड है, लेट्स से आपका ट्रेडिंग बजट 10 लाख का है, तो 10 लाख के ट्रेडिंग बजट पे आपको कभी भी ये नहीं है कि अचानक से आपने 1 लाख रुपीस के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है कि 1 लाख का स्टॉप लॉस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ठीक है 10 लाख का हमारा जो है वो बजट है, हम डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे। तो पोजिशन साइजिंग में, जब हम पोजिशन साइजिंग को पूरा और अच्छे से समझेंगे, जब हम ट्रेड लेने के बारे में सीखेंगे, तब हमें पोजीशन साइजिंग को भी बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में लेना है, जो कि हम हमारे हर एनालिसिस में आप लोगों को बताते भी हैं। पोजीशन साइजिंग के बाद में एक चीज जो अभी अभी हमने आपको बताई वो ये थी कि आपका जो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आप जैसे 10 लाख के ट्रेड पर 1 लाख रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर, अगर आप एसएल लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन की मदद लेंगे। डाइवर्सिफिकेशन की, अपने चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ाने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करे रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। तो देखिए, आप एक जगह गलत हो सकते हैं, दो जगह गलत हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक हिस्सा रहता है, कोई ना कोई पॉइंट पे जाकर के आप कुछ हद तक एनालिसिस कुछ सही होगा। नहीं तो क्या होगा कि मेजोरिटी मिस्टेक्स जो रहेंगी ना, तो जो इसमें क्या है कि मेजोरिटी जो मिस्टेक्स रहेंगी उसको अपने को पहले से एलिमिनेट करने के लिए अपने को ये समझ लेना है कि देखिए क्या होता है कि बिना डाइवर्सिफिकेशन के मार्केट का एक नेचर होता है, ओवरऑल मार्केट का अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहें कोविड आया, कोविड एक हमेशा की होने वाली घटना नहीं है, एक ब्लैक स्वान इवेंट है। और ब्लैक स्वान इवेंट्स के साथ क्या होता है कि कभी मान लीजिए कोई इवेंट इस तरह का आया, तो वो इवेंट अपनी तरफ से कोई बोलना चाहिए सिंबल लेके नहीं आता। ठीक है, मार्केट में जिनको जिस समय पता चला कि अच्छा ठीक है भाई मार्केट में अब ये फॉल होने वाला है, उस वक्त क्या किया कि मार्केट ने अपना एक वो बना लिया कि व्यू बना लिया कि ठीक है अब अपने को यहाँ से एग्जिट कर जाना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी क्रैश होने वाली। इस तरह के समय में जब जो लोग डाइवर्सिफिकेशन किए रहते हैं, किसी स्टॉक को 5% का निगेटिव हिट हुआ, किसी को 10% का निगेटिव हिट हुआ, किसी को 50% का निगेटिव हिट हुआ, अलग अलग तरह के हिट हुए। डाइवर्सिफिकेशन वैसे समय में भी हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें समझना है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, सेटअप्स के बारे में, क्योंकि ये सारी टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे रिस्क मैनेजमेंट में। अब इसके बाद में हम समझते हैं सेटअप्स। सेटअप्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं,
और एक्चुअली में आप अपने लिए कैसे सेटअप्स डिजाइन कर सकते हैं। सेटअप डिजाइन करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी एनालिसिस होती है सबकी, लेकिन अपन जो है सेटअप कैसे डिजाइन करते हैं उसको समझते हैं। पहले बेस आइडिया समझ लेते हैं एक्चुअली में ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है। ट्रेडिंग सेटअप का एक बड़ा बेसिक सा मतलब होता है मल्टीपल हम व्यू लेकर के चलते हैं इसमें। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने कह लिया कि आप प्राइस एक्शन, या समझ लीजिए, चलिए हम हमारा ही तरीका आपको बता देते हैं। प्राइस एक्शन प्लस फंडामेंटल एनालिसिस प्लस इंडिकेटर, ये हमारी टेक्निक है। इंडिकेटर्स, ठीक। इंडिकेटर्स आप लोगों ने देखे हुए हैं क्या क्या हम यूज करते हैं। ज्यादातर पिवट यूज करते हैं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, और साथ में हम यूज करते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है। ये हमारी टेक्निक है एनालिसिस की। ये हमने पब्लिक में आप लोगों को दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए हमने और भी अलग अलग टेक्निक्स दिखाई हैं, मगर यहाँ तो ये टेक्निक काम भी करती है क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है, प्रॉफिट्स भी होते हैं। इसमें हमको ये समझ लेना है कि अगर आप कोई भी सेटअप क्रिएट कीजिए, अगर मान लीजिए हम इसी सेटअप को डिस्कस करें, तो अगर हम इसी सेटअप को डिस्कस करें तो हमें समझ में आएगा कि इस सेटअप में हमने क्या क्या वेरिएबल कवर किए। प्राइस एक्शन कवर किया, फंडामेंटल कवर किया। हमारे यहाँ एनालिसिस कैसे शुरू होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, और इसी तरह आपको भी अपना सेटअप बनाना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, सबसे पहले आपने लेट्स से फंडामेंटल एनालिसिस से ही शुरू किया। आप भी पहले फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं अगर, तो सबसे पहले आप गए, आपने बैलेंस शीट पढ़ा, पीएनएल पढ़ा कंपनी का, आपने देखा कि कंपनी के एनालिसिस में किस तरह से चल रहा है। जैसे अपन स्क्रीनर यूज करते हैं, स्क्रीनर में आप गए, आपने जो भी कंपनी का एनालिसिस था उसको देखा, उसमें आपने अपना एक व्यू बनाया कि अच्छा ठीक है, ये कंपनी इस तरीके से चल रही है, ऐसी चल रही है, और ये जो है ये कंपनी का आगे ऐसा हो सकता है कि ये चूंकि फाइनेंशियली अच्छा चल रही है कंपनी, तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। इस तरीके से आपने एक व्यू बना लिया। फिर उसके बाद आपने प्राइस एक्शन देखा। प्राइस एक्शन में आपने देखा कि अच्छा कंपनी का एक मेजर लेवल ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये प्राइस एक्शन हो गया। फिर आपने उसमें इंडिकेटर लगा दिया, पिवट, जैसे हम पिवट यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक अभी यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये होता है सेटअप। इसी तरीके से अलग अलग सेटअप होते हैं। जैसे कई लोग वीवैप यूज करते हैं, इंट्राडे के लिए वीवैप काफी अच्छा काम करता है ऐसा कहते हैं। फिर कई लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं। अलग अलग अपने अपने सेटअप होते हैं। हमारे लिए अगर हम अपने बारे में बताएं, ये सेटअप हमारे लिए अच्छा काम किया हुआ है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये तो आप हमारे एनालिसिस में रोज देखते हैं, आप खुद भी यूज कर सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें समझने वाला है वो ये है कि अगर आप कोई ट्रेडिंग सेटअप को ये सोचते हैं कि 100% एक्यूरेसी है, तो ऐसा नहीं होता है। 100% एक्यूरेसी किसी ट्रेडिंग सेटअप की नहीं होती। नहीं तो लोग कोई सेटअप और बनाते ही नहीं, वही एक सेटअप बस चलते रहता है और उसी सेटअप से सब लोग प्रॉफिट करते, दोबारा कोई किसी को कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो सेटअप है ये काफी अच्छा है, हमारे लिए कई साल से अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक बड़ा रोल है। फंडामेंटल एनालिसिस है इसमें, प्राइस एक्शन भी हो जाता है इसी के अंदर, इंडिकेटर भी हो जाता है। तो लगभग सारे ब्लॉक्स अपन कवर करके चलते हैं कि अच्छा यहाँ पे अब कोई गड़बड़ होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे सेटअप के बाद। सेटअप से बस इतना ही है, अपने सेटअप आपको खुद बनाने पड़ेंगे। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, अगर आप इस सेटअप को, हमारे सेटअप को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप एनालिसिस रोज देखिए, अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। अब देखिए समझने वाली बात इसमें जो है वो होता है, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है स्टॉप लॉस का। और एक और चीज जिसको कई लोग नहीं बात करते वो होता है लिक्विडिटी। ये जो लिक्विडिटी है ना, ये हर स्टॉक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा घुसने के पहले कि ये स्टॉक के कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है मार्केट में। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन इधर चले गए और अगर अपन इधर जा करके अपन ने देखा कि ठीक है ये करंट प्राइस है, मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप में करंट प्राइस इतनी चल रही है, इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई करंट प्राइस इतनी चल रही है, कितने लोग इसमें ट्रेड करें। और इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है आपको, जैसे मान लीजिए इसी स्टॉक में आ गए अपन,
ये अपन इसको थोड़ा सा रिलोड कर देते हैं। और इसमें जैसे क्या है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं अपने ट्रेडिंग, जो भी आप बेसिकली अपना ब्रोकर यूज करते हैं, चाहे एंजल यूज कीजिए चाहे जीरोधा यूज कीजिए। और किन्हीं ने पूछा था हमें कौन सा ब्रोकर सही लगता है, हमने एंजल सही लगता है, जीरोधा भी अच्छा है, एंजल भी अच्छा है। तो जब आप इनको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो आपको इसमें ये बताएगा कि कितने कितने स्टॉक जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं इसके। और अगर ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उस स्टॉक से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ट्रैप हो जाते हैं, और जब ट्रैप हो जाते हैं तो उनको टेंशन होता है कि उनका पूरा अमाउंट जीरो ना हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए पहली बात तो अगर आप अपना सेटअप एंड ओवरऑल एनालिसिस अच्छा किए हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आती है तो उससे भी बचाने के लिए पहले ही आप लिक्विडिटी चेक कर लीजिए स्टॉक की कि उसमें कोई लिक्विडिटी है भी या नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है लिक्विडिटी से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस बेसिस पे हम उसमें भी आपको उसमें क्लियर अप कर देंगे और बाकायदा एक एग्जाम्पल के साथ। अब स्टॉप लॉस को समझते हैं। स्टॉप लॉस हम हमेशा 1% का स्टॉप लॉस रख के चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं, नो मोर देन 1%। रखने में आप रख सकते हैं अगर आप पिविट को अपना एसएल बना रहे हैं। इफ पिविट इज एसएल, बहुत ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। इस एसएल देन इट कैन बी मोर, ठीक है, देन इट कैन बी मोर। तो समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। इसमें बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ अभी भी शेयर किया कि यहाँ भी जैसे हमने पिवट चालू कर लिया, पिवट चालू करके हम आ गए इस तरफ। अब हमने ये कहा कि पिवट को हम अपना एसएल बनाएंगे, तो पिवट कहाँ जा रहा है? पिवट है 118.33 पे हमारा पिवट बैठा हुआ है। 118.33 पे लोअर पिवट बैठा हुआ है, सपोर्ट पिवट है जो वो बैठा है। वो अगर हमारा एसएल बनता है तो हम क्या है उस वक्त क्वांटिटी को गिरा देंगे। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब आपने 1% से ज्यादा का एसएल है, इफ द एसएल इज मोर देन 1%, देन यू हैव टू डिक्रीज द क्वांटिटी। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। if SL is more than 1%, then decrease the quantity, ये चीज को बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ एसएल लगेगा वो आपका बढ़ जाएगा, और वो आपको नहीं चाहिए वैसी चीजें। तो आपको क्वांटिटी को गिराना पड़ेगा। अगर 1% से कम आप 1% से ज्यादा अगर आप एसएल रखते हैं, ध्यान से फिर से 1% से ज्यादा अगर एसएल रखते हैं और पिवट को अगर आप यूज करते हैं, तो ये चीज को आपको क्लियर अपने माइंड में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन और एक और कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं, जिसको अपन कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। हाउ टू डाइवर्सिफाई, इसको थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ने हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाया है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, और आप लोग को भी बचाएगी। हाउ टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई किया कैसे जाता है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन के कुछ पर्टिकुलर बेस आइडियाज होते हैं जिनको अपने को समझ लेना है। सबसे पहला बेस आइडिया है इन्वेस्ट इन ईटीएफ। हर ईटीएफ में नहीं, मेजर ईटीएफ में, निफ्टी बीज में, बैंक बीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और निफ्टी 50 के जो हैं उसमें नेक्स्ट निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, एक आपका डाइवर्सिफिकेशन पहले से क्लियर है। लेकिन क्या होता है, इसमें रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता। ये बोला जाता है स्टॉक्स में रिटर्न ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप उस साइड जाना चाहते हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक साइड में अगर आप जाना चाहते हैं और डाइवर्सिफिकेशन को आप खुद मैन्युअली करना चाहते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, किसी भी स्टॉक में, एनी स्टॉक में आपका टोटल कैपिटल का नो मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपका टोटल कैपिटल लेट से 10 लाख का है तो 2 लाख से ज्यादा आपका नेट इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब ऑल स्टॉक्स फ्रॉम सेम इंडाइसेस, सेम इंडस्ट्री के नहीं होने चाहिए। नो ऑल स्टॉक्स फ्रॉम सेम इंडाइसेस, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। नो ऑल स्टॉक्स फ्रॉम सेम इंडाइसेस। जो भी
जिस भी स्टॉक में, जैसे आपने मान लीजिए ऑटोमोबाइल का एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑटोमोबाइल के साथ में आपको ये नहीं करना है कि आप सारे के सारे ऑटोमोबाइल के स्टॉक ही उठा लिए। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट का पावर है आपके पास में, लेट से आपका फाइनेंशियल पावर 10 लाख का है, आपने पूरे के पूरे 5 के 5 स्टॉक्स आपने क्या कर लिए, ऑटोमोबाइल के ले लिए, या फिर किसी और पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो एफएमसीजी के ले लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा अलग अलग टाइप के अलग अलग इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफिकेशन का रूल यही है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक, तो आई होप कि ये आपको इसमें समझ में आई होगी बात। और ये करने के लिए हमेशा देखिए कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टॉक अच्छा चल रहा है, बट हमको हमेशा अपना डाइवर्सिफिकेशन कवर रखना है। और डाइवर्सिफिकेशन का एक रूल और है, जिसमें कि 5 मिनिमम आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर 5 नहीं कर रहे हैं तो आप अपना कैपिटल गिरा दीजिए और उसके बाद कम डाइवर्सिफाई कीजिए। तो आप 2 में कर सकते हैं, लेकिन कम डाइवर्सिफिकेशन आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हमेशा का 5 मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन आपका होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे आई होप क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग में जो है स्टाइल क्या क्या होती हैं लोगों की। ट्रेडिंग स्टाइल, अलग अलग ट्रेडर्स की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। तो इसको हम एक बड़े ही आसान तरीके से बताते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल्स में आपको क्रिकेट का एक एग्जांपल देते हैं, क्रिकेट एनालॉजी देते हैं इसके लिए, क्योंकि काफी आसानी से आप समझ सकते हैं। सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, ट्रेडिंग टेम्परामेंट होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, कोई होते हैं जो जिनको फास्ट ट्रेड करना पसंद होता है, तो टेम्परामेंट आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग टेम्परामेंट आपको यहाँ पर इसमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो मान लीजिए जैसे किसी का ट्रेडिंग स्टाइल है इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे इन्वेस्टर हैं। ठीक है, किसी का ट्रेडिंग स्टाइल है बीटीएसटी, किसी का ट्रेडिंग स्टाइल है इंट्राडे, और किसी का है स्कैल्पर। अब आपको सबको समझा देते हैं क्लियर से। वैसे तो आपने सबने सुने होंगे, ये सब वर्ड्स काफी पॉपुलर हैं, बट बता देते हैं। इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। कई बार 6 महीना, साल भर, जैसे हमारा 4 महीने का रहता है, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, जैसे भी स्टॉक का जो भी प्रोग्रेशन हो रहा है उस बेसिस पे होता है। दूसरा है बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। अब ये सेल टुमारो का मतलब अगले ही दिन नहीं होता, कई बार 2-3 दिन, 4 दिन भी होता है, जिसमें एक और होता है, इसी में ही स्विंग भी होता है। तो स्विंग को अपन अलग कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बीटीएसडी, बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक, सेल टुमारो। तो ये हो गया बीटीएसडी। उसके बाद में स्विंग जो होता है वो मल्टी डे होता है, मल्टी डे कई दिनों के लिए होता है। कई बार हम स्विंग भी करते हैं, और स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत अच्छा है। दोनों के एनालिसिस अगर आपके अच्छे सॉलिड हैं तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई होती है प्रॉफिट करने की। ये आपको एक एक्चुअल में एक अच्छी टिप है, आप इसको अब यूज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंट्राडे, जो केवल सिंगल डे के लिए होता है, सिंगल डे के लिए होता है इंट्राडे। उसी दिन खरीदा, उसी दिन बेच दिया। स्कैल्पर जो होता है वो मैक्स 5 मिनट्स के लिए होता है, 5 मिनट से ज्यादा के लिए नहीं होता। 5 मिनट से ज्यादा के लिए आप करना चाहे कर सकते हैं, मगर स्कैल्पिंग जो होती है वो थ्योरेटिकली ये बोला जाता है कि तुरंत खरीदा, तुरंत मूवमेंट आया, बड़ी क्वांटिटी में ये लोग परचेज करते हैं और तुरंत अपना टारगेट लेते हैं और निकल जाते हैं। सबसे पहली बात, इसके लिए हम इसको रेड से मार्क कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को हम इससे बिल्कुल दूर रखते हैं और आपको भी दूर रहने का ही सजेशन देंगे। ये जो है ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग ट्रेडिंग स्टाइल होती है। ये इंट्राडे से ज्यादा नुकसान लोग स्कैल्पिंग में करते हैं, क्योंकि होता ये वो कर रहे होते हैं स्कैल्पिंग, उनका जो माइंडसेट होता है वो होता है इंट्राडे का, और उनको ट्रेडिंग की उतनी समझ नहीं होती है कि स्कैल्पिंग में जो होते हैं ना, स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं, पहली बात तो 99% लोग उसमें लॉस कर रहे हैं। हमें काफी टाइम हो गया है मार्केट में, हमने स्कैल्पिंग में कभी किसी को रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट करते नहीं देखा।
जो यहाँ सबसे अच्छा करते हैं वो इन्वेस्टर्स रहते हैं, बहुत तो बहुत स्विंग ट्रेडर्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बीटीएसटी में भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, इंट्राडे में रिस्क रहता ही है, और स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा मैक्स रिस्क की, मैक्सिमम रिस्क होता है इसमें, मैक्सिमम रिस्क होता है इसमें। तो अगर आप मैक्सिमम रिस्क लेने वाली पार्टी हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसा मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट सीख लीजिए, बीटीएसटी सीख लीजिए, स्विंग सीख लीजिए। इन्वेस्टमेंट और स्विंग अगर आप सीख जाते हैं तो मेजोरिटी आप समझ लीजिए कि आपकी प्रॉफिट सिक्योर करना आपको आ जाएगा मार्केट में से। इंट्राडे में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो खैर इसीलिए इससे तो दूर ही रहना चाहिए, इससे हम तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करते इसमें एंटर करना, तो इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। डोंट डू इट, हम इसको यहाँ तक लिख देते हैं, डोंट डू इट, क्योंकि हमने देखा है लोगों को जोश में आके इसको करते, और किसी ट्यूटोरियल को देख करके या कुछ, और हमारे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं इससे रिलेटेड, उन्होंने ये सब टेक्निक्स यूज की, किसी का 1 सेकंड के अंदर अंदर 10,000 का नुकसान हो गया, किसी का 15,000 का, किसी का 20-25,000 का नुकसान हो गया। ये सब चीजें ना करना ही अच्छा है, उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए, शांति से बैठिए। अच्छा आपने अगर एनालिसिस किया है, सारी चीजें सही है, आपका एसएल लगा हुआ है 5% का, 1% का, सॉरी 1% का, ध्यान रखिएगा, 5% का एसएल हमने जो है वो कुछ दिन पहले डिस्कस हो रहा था, किन्हीं ने लगाया था तो हमारे माइंड में वही घूम रहे थे। 5% का एसएल नहीं लगाना है, 1% का एसएल लगाना है, ओनली 1%। और अगर आप ज्यादा का एसएल लगाना चाहते हैं, फिर से एक बार जो रूल बताए, क्योंकि ये रूल कई बार होता है कि भूल जाते हैं, अगर आप ज्यादा का एसएल लगाना चाहते हैं तो देन डिक्रीज द क्वांटिटी, याद से अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर दीजिए, आपका मैक्स लॉस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक और ट्रेडिंग स्टाइल्स का। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं टाइम कितना है, ठीक है 26 मिनट हुआ है अभी। तो अब अपन एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे साथ में, उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई जोन। यह कहना चाहिए इन जनरल हम जोन्स को डिस्कस करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जोन कहते हैं, लेकिन हम इसमें इसको जोन्स की तरह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जोन जो होते हैं वो क्या होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले होता है बाय जोन, जिसको डिमांड जोन भी कहते हैं, इसका अभी हम आपको लाइव एग्जांपल में दिखाएंगे। फिर होता है सेल जोन, जिसको सप्लाई जोन भी कहते हैं, सप्लाई जोन भी कहते हैं। फिर एक और होता है जिसमें बेसिकली जिसको अपन साइडवेज कहते हैं, जो साइडवेज मार्केट चलता है जिसको अपन कहते हैं, उस समय एक्यूमुलेशन होते रहता है, तो उसको भी अभी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। साइडवेज मार्केट को और सभी, तो तीनों चीजों को अपन समझ लेते हैं, यहीं से समझते हैं। चलिए, ये जो एरिया अपन ने देखा, यहाँ पे एक बाय जोन खुला था, तो ये एक बड़ा सा यहाँ पे इन्होंने यहाँ एक विक बनाई, विक बना, विक के साथ में यहाँ पे अपने को एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है, 9% की अच्छी खासी रैली हो गई थी डेली टाइम फ्रेम पे, और उसी तरह एक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे जो आप ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, साथ में ये पिवट भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो अपन ये जो देख रहे हैं, 2 बार रिजेक्शन हो चुका है, अब ये इस बार और वापस इस तरफ जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली साइडवेज एरिया, यहाँ एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब लेट्स से कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, देखिए पहली चीज तो मार्केट में जो भी मोमेंटम आता है वो आता है जब बड़े ट्रेडर्स कोई मूवमेंट लेते हैं, छोटे ट्रेडर्स से कोई मोमेंटम नहीं आता। छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, छोटे ट्रेडर्स बेसिकली वो केवल राइड करते हैं ट्रेड को, अगर अप साइड जा रहा है तो बाय कर लेंगे, डाउन साइड जा रहा है तो सेल कर देंगे, बस ये करते हैं। एक्यूमुलेशन के टाइम में जब वो घुसते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वही ब्रेकआउट दे सकते हैं, बिग बुल्स जिनको अपन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बड़े ट्रेडर्स बेसिकली एक सर्टेन प्राइस पॉइंट डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो जैसे मानकर चलिए कि उन्होंने तय किया है कि जो फेयर वैल्यू है, क्या होता है मार्केट में हमेशा फेयर वैल्यू फाइंड की जाती है किसी भी चीज की, ये इन जनरल एक फेयर वैल्यू का रूल होता है मार्केट का, कि किसी भी चीज की फेयर वैल्यू मार्केट ढूंढने की हमेशा कोशिश करता रहता है। जैसे मान के चलिए कोई चीज 100 रुपए में बिक रही है, लेकिन लोग जो है उसके लिए 100 रुपए नहीं देना चाहते, लोग उसके लिए 90 रुपए देना चाहते हैं। तो इवेंचुअली कैसे ना कैसे करके मार्केट के जो कीमतें हैं वो गिर के 90 रुपए में पहुंच जाएंगी। फिर मान लीजिए कोई चीज है जो अभी 100 रुपए में बिक रही है, लेकिन उसके लिए लोग रेडी हैं 110 रुपए देने के लिए, फॉर वॉट एवर रीजन, हो सकता है क्वालिटी कारण हो सकता है डिमांड कारण हो, किसी और तरह के अलग अलग कारणों से डिमांड होती है, कई बार क्वालिटी के कारण होती है, कई बार कंपटीशन नहीं होता उस चीज का, इसलिए तो वो 110 रुपए पहुंच जाएगा।
यहाँ पे स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है। स्टॉक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको कहते हैं ओवर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड हो गया स्टॉक बोलते हैं, और अंडर वैल्यूड, या ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कहना ज्यादा सही हो। ओवर वैल्यूड है स्टॉक, आप लोगों ने एनालिस्ट से बहुत सुना होगा कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इस चीज का पता कैसे करते हैं ये लोग कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? इसको पता करने के मल्टीपल थ्योरीज होती हैं इसकी, और इसको अपने को एक अलग किसी वेबिनार में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। और साथ में ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए कि आपके साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कैसे पढ़ना है और डिटेल में उसको डिस्कस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो हम खुद कर देते हैं, लेकिन अगर ये चीज को आपको जानना है तो आप पूछिएगा, मैं आपको अलग से हम आपके लिए बना देंगे और चैनल पर डाल देंगे। तो इसमें अगर अपन समझे ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड को, अगर बहुत बेसिक भाषा में समझे कि भाई कोई स्टॉक है, वो दिख रहा है कि वो स्टॉक की जो वैल्यू है वो कहीं से भी, ये मान लीजिए कोई स्टॉक 1,000 रुपए तक पहुंच गया, मगर कंपनी के फाइनेंसेस वो शो नहीं करते, कंपनी के फाइनेंसेस कुछ और बता रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं ओवर वैल्यूड है। तो इसीलिए अगर आप इसके मान लीजिए ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड की थ्योरी आपको ज्यादा नहीं भी समझ में आती है, अगर आप फाइनेंसेस पढ़ना जानते हैं कंपनी के, तो आपको एक ना एक व्यू जरूर मिलेगा कि यार कंपनी जो है वो इतनी ठीक चल रही है कि हम उसको ये बोल सकें कि ठीक है, ये फेयर प्राइसिंग जैसा लग रहा है। और इसीलिए हम ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है इसी तरह से पता करते हैं। अब उसके लिए कई इंडिकेटर्स वगैरह भी आजकल लोगों ने बना दिए हैं, हम आपको अपने अनुभव से बता दें कोई इंडिकेटर काम नहीं करता इसके लिए। आपको इसके लिए फाइनेंसेस पढ़ने पड़ेंगे कंपनी के, और वही आपको इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें हमारा ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद में अगर अपने को एक और कॉन्सेप्ट अपने को आगे समझना है, उसको अपन समझते हैं।